शुरू कर दें। लंबी कर दें, आओ। सो कौन रीड करेगा भाई? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तुम्हारे पास क्या है? स्केलर तुम्हारे पास होगा। अच्छा जी, स्केलर आपके पास है। क्वांटिटी दैट कंटेन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, चलो। अच्छा जी, और वेक्टर के अंदर तुम कह रहे हो कि भाई क्वांटिटी दैट कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, आ जाओ भाई। अच्छा जी, पावर स्केलर होती है। सही है, टेम्परेचर स्केलर है, और मोमेंटम वेक्टर है। सही है। ओके। इब्राहिम रीड कर लेगा भाई क्वेश्चन प्लीज। An aircraft is traveling with wind. Figure 1.2 shows velocities for the aircraft in cell A and for the wind. The velocity of the aircraft in cell A is 95 meters per second to the west. The velocity of the wave is 28 milliseconds from 65 degrees south of east. On figure 1.2, draw an arrow labeled R in direction of resultant velocity of the aircraft. हम्म। सर वो हेड टू टेल कर लेंगे। सही हो गया। अच्छा, इन्होंने कहा कि ड्रॉ एन एरो, क्या कैसे हेड टू टेल करेगा भाई? सर वो एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी को मैं रेफरेंस ले लूंगा, फिर विंड वेलोसिटी को उसकी हेड टेल उसकी टेल को उसकी हेड पर रख दूंगा, फिर रिजल्टेंट बना दूंगा। भाई लेकिन एक नंबर का है तो जस्ट डायरेक्ट आप कोई अप्रोक्सीमेट आपने लेना है। सही, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। सही, इसकी वेलोसिटी कम है, सो आपका जो रिजल्ट आना चाहिए दैट शुड बी मोर टूवर्ड दिस डायरेक्शन। ओके। सर वो हम साइड पे रफ सा ट्रायंगल बना के भी मतलब डायरेक्शन का अंदाजा लगवा सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हो। तो जवाब आ गए हैं वैसे। तो उनको आगे मैसेज आ गया। क्लास के लिए नहीं आया, लेकिन मैंने उनको उसमें मैसेज किया था सवाल एक क्वेश्चन, तो उनका उस नहीं, पर रिप्लाई आ गया। क्लास का भी आगे उन्होंने कहा काइंडली ज्वाइन। ओके, चलिए भाई, जो जो जाना चाह रहे हैं उनकी क्लास में, और जिनकी केमिस्ट्री नहीं है वो बैठे रहो यहाँ पे। इब्राहिम ने और उसने तो रुबायत आप लोग की नहीं आई थिंक, सो आप लोग बैठे रहो, जो जाना चाह रहे हो वो चले जाओ। सही है, आ जाओ प्लीज मूव ऑन। Determine the magnitude of the resultant velocity of the aircraft. ओके, तो क्या करोगे भाई? अच्छा, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन अगर तुम इसका हेड टू टेल रूल बनाओ, इसमें ना एक बड़ी ट्रिक है। इसको ना बच्चों ने शायद, ये ऐसा बन रहा है, और यू बन रहा है, राइट? जी सर। सही हो गया। 95 आ गया। 95, अच्छा जी। ये आ गया 28। सही है, 28। एंड रिजल्टेंट ये आ गया। एंगल बताओ भाई, एंगल कैसे आएगा? 65 का सर एंगल वो है। आप वो बेस हम्म। सर ये वो एंगल, सिक्स सो बेसिकली जो ये वाला एंगल है दैट इज 180 65। माइनस 60। ये 65 का जी। है। और ये ऑपोजिट एंगल 65 हो जाएगा। सही है। सही है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65 कर लो। 115। 115। 115, फाइन, चलो। और अब सॉल्व कर लो। ओए भाई, तुम लोग चले आओ ना, क्यों बैठे हो तुम लोग? मैं सर ऐसी बस क्लास ये में। क्वेश्चन मिलेगा। ओके ओके, सर डन है। कॉस रूल लगा लेंगे। ओके, लगा लो भाई। cos थीटा इज इक्वल्स टू
आपके पास आ जाएगा 95 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 28 इंटू 95। सही है। एंड कॉस में आप कॉस में आप रख लो 115। ओके। Sir, चलो, what formula? दिस इज द कॉस रूल, कोसाइन रूल, रिमेंबर। From maths? यप। मे बी आपने जो है ना वो इसको इस तरह से पढ़ा हो, आर इज मे बी इक्वल्स टू 95 और वेट, अबे भाई मिट जा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB cos theta, maybe like that. Okay. So yes, clear है रुवायत, clear है? Any problem? Okay, sir. Not clear? बोलो क्या मसला है? No, sir, I got it. Okay, so 2 into 28 into 95 into, अच्छा जी, और cos 115। Okay, when we have minus 95 squared and plus 28, भाई कितना आ रहा है निकाल दो प्लीज। 107.4. 109.80. ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे और तुमने इसको कर दिया होगा अंडर रूट। एंड कितना बताया भाई, 10? 109.8. ओके, 10, 110. 110 हो गया। फाइन, सही हो गया, गुड हो गया। आ जाओ भाई। अच्छा जी, ईशा प्लीज रीड कर लेगी। State Newton's first law of motion. क्या कहोगी? Objects like stays at rest or moves at constant speed unless applied like by an external force. ओके, कौन सा डेफिनेशन क्या बताओगी, सबसे पूछनी मैंने, कौन सा डेफिनेशन क्या बताओगी? कौन सा, कम ऑन, खाना वाना लेके बैठी हो? ओके फाइन। अच्छा जी, और कौन है भाई, आसाम मूवी डेफिनेशन क्या बताओगे? Object remains at rest or moves with a constant velocity unless हम्म। acted by a resultant force. ओके, और मूविंग क्या बताएगा? Object remains at rest or at constant velocity unless acted upon by resultant force. हम्म। ओके रुबायत, Next व्हाट यू से? definition. परफेक्ट है, परफेक्ट है, सही है। यस रुबायत, डेफिनेशन प्लीज। रुबायत इज नॉट नियर बाय। यस। An object at rest or in motion will continue moving with a constant velocity unless acted upon by a net force. ओके एंड ओके फाइन। अच्छा जी, और कौन है, दूसरे वाले इब्राहिम, पहले वाले इब्राहिम, दोनों क्या बताओगे? So object remains at rest or constant speed until external force is active. दूसरे वाले इब्राहिम तुम क्या बताते हो? An object remains at rest or at constant speed unless acted by a resultant. ओके, देखो एक भंड तुम लोग ने चेक किया, किसी ने कोई गलती चेक की? एनीवन, किसी ने कोई मिस्टेक चेक की? यस, किसी को लग रहा है? एनीवन? एन ऑब्जेक्ट remain at rest or in motion with constant velocity until um, it is acted upon
बाय एक्सटर्नल फोर्स। किसी को गलती मिल रही है अपनी? इन मोशन। नहीं, तुम लोग की डेफिनेशन सही थी, असम की भी सही थी, तुम्हारी भी सही थी। इब्राहिम की गलत थी, दूसरे वाले इब्राहिम की गलत थी, रुबायत की आई थिंक सही थी, ईशा आपकी गलत थी, खंसा आपकी भी गलत थी। गलती पे चल रही है। Sir, acted upon by an नो exponential. नो 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 नो। Sir, constant speed बोल दिया। यस, जितने बच्चों ने कांस्टेंट स्पीड बोला है, इफ यू मेंशन कांस्टेंट स्पीड के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, आपकी डेफिनेशन सही है। लेकिन इफ यू डोंट मेंशन द कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो लॉ गलत गलत हो जाएगा। ओके, बिकॉज तुम्हारे पास लेट्स से सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो गोल गोल घूम रहा है, सही है। और अब कांस्टेंट स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से गोल गोल घूम रहा है, राइट। बट चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से देयर विल बी अ कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, एंड आप इसको नहीं कह सकते हो कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर, सॉरी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ परफॉर्म कर रहा है। ओके, क्या ये बात क्लियर हो गई है? यस। ओके, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ईशा। A block of weight 15 Newton hangs by a wire from a remotely controlled aircraft as shown in Figure 2.1. The aircraft is used to move the block only in a vertical direction. The force of the block due to air resistance is negligible. The variation with time t of the vertical velocity v of the block is shown in Figure 2.2. The velocity is taken to be positive in the upward direction. ओके, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगी, और ग्रेडियंट से क्या पता चलेगा? Acceleration. ओके, और एरिया बोले तो? यस, कुछ तो बोल यार। डिस्प्लेसमेंट, फाइन। Yeah. अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो है इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, सही है, और आपको उसने वर्टिकल डायरेक्शन को उसने पॉजिटिव कहा हुआ है, फाइन, अच्छा जनाब, सही हो गया। अच्छा, एरिया भी आप निकाल लोगे, सही, आगे आ जाओ, सॉल्व करो प्लीज, रीड करो पहले। Determine for determine for the block the displacement from time t equals 0 to time t equals 3 seconds. डिस्प्लेसमेंट 0 से 3 सेकंड, क्या करेंगे? कौन से डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया पूरा लो। लेने, ये पूरा लेने? या बट लेकिन वो 0 से 3 सेकंड्स कह रहे हैं हाँ, तो तो 0 से चलिए, टाइम 0 से ले रहे हैं ना, तो टाइम तो आ रहा है 0 से, यस 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 वही ले लो। है ना? नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं सही नहीं नहीं सही नहीं है। तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि ये गलत नहीं है, सही है, मेरे है ना से? नहीं। अरे यार, ये मुझे टाइम चेंज करना पड़ेगा। बेटा फंस चुकी हो तुम, तुम्हें कद्दू, तुम्हारे पे कोई जवाब नहीं है, फंसा लिया मैंने। और भी तंग करते हैं, रुक नहीं। जाओ, दो और तंग करते हैं बच्चों को। अच्छा, कोई है ऐसा कहने वाला है, एनीवन, कि जिसको लग रहा है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन? यस। Sir, we take trapezium and minus with the triangle, right? You are taking that like this trapezium, No, no. then Sir, that forms a triangle, no? that forms a triangle. So trapezium, Like the under the graph, like this one, 2 to 3 seconds. this one. Sir, never mind, never mind. ओके, सुनो, देखो तुम लोग ने मैथ्स के अंदर पढ़ा होता है, जिन्होंने, जिनके पास मैथ्स है उन्होंने मैथ्स में पढ़ा होगा, और जिनके पास मैथ्स नहीं है वो सुन लो, कि जब भी हम एरिया की बात किया करते हैं, सो हम एरिया के अंदर एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस लेते हैं। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड बच्चों, सही हो गया। तो बेटा अगर वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया अंडर द ग्राफ सिर्फ रट्टा नहीं लगाना होता, बल्कि यहाँ पे ये एरिया बन रहेगा, सही है, दिस एरिया, राइट, एंड यहाँ पे ये एरिया बनेगा। ओके, क्या ये बात क्लियर है? यस गाइस, इज दैट क्लियर? यस। ओके, परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब चूंकि वो डिस्प्लेसमेंट मांग रहे हैं, तो दोनों की एरिया निकाल दो, माइनस कर दो, सही है। सो अच्छा जी,
3 नंबर दे रहा है, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, पहली बात हो गई। अच्छा जी, अब आपके पास 1/2 बेस आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपके पास ये ट्राइंगल आ जाएगा। हम 2 तक जा रहे हैं, एग्जैक्ट 2 तक जा रहा है, और ये स्टार्ट हो रहा है 6.8 से। ओके, 2 और 6.8, राइट। ये तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लो या अंदर लगा लेना, सही है। 1/2 इंटू 2 से 3 तक 1 है, एंड इट्स राइजिंग फ्रॉम मैक्सिमम। ओके, सो 3.4, 3.4 एंड 1। ओके, नाउ सॉल्व कर लो। -6.8 प्लस 1.7, यस, कितना आता है? 5.1 नेगेटिव के अंदर आ रहा है। यस, नेगेटिव क्या बता रहा है? यस ईशा, कुछ तो बोलो यार। Direction, ओके, और डायरेक्शन किधर को, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? downward. है। नहीं. ओके फाइन, उसने कहा था हाँ. कि वर्टिकली अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है ना, तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। सही है, डाउनवर्ड। ओके, आगे आ जाओ। The change in gravitational potential energy from time 0 to time 3. ओके, सो चेंज इन GPE is equals to mg and change in h. Okay, so mass given है, Weight दिया हुआ है तो mass कहाँ पे भी दिया हुआ है? निकालो. अच्छा, 15 न्यूटन दिया हुआ है। ओके फाइन, देखिए 15 न्यूटन, और तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी तुम उसी डिस्प्लेसमेंट को यूज कर लोगे, सही है। 5.1 कितना आ जाएगा? 75, 75.76 आ रहा होगा। 76.5. ओके, 77 ले लेते हैं, 77। ओके, आगे आ जाओ। Calculate the magnitude of the acceleration of the block at time equals 2 seconds. हम्म, एट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड। जीरो लिख दें, जीरो। सर ग्रेडियंट नहीं निकालेंगे? अच्छा, ऐसा करेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो जीरो जीरो नहीं लिखे, वेलोसिटी तो जीरो है नहीं? व्हाट डू यू नहीं. थिंक? अच्छा, सर ग्रेडियंट निकालेंगे बस. गुड गुड गुड, फाइन। सो एक तो आ जाएगा 2,0 पे, एंड दूसरा आ जाएगा, ये वाले पॉइंट पे कर लो, एंड दैट इज 3.24, 3.4 वाई एक्सिस आ गया, एंड एक्स एक्सिस आ जाएगा 1 का, सही है। चलो, पॉजिटिव के अंदर आ रहा होगा, यस। सो 3.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 विद अ नेगेटिव साइन -2। यस, कितना आ रहा है? अच्छा जी, मैग्नीट्यूड, अच्छा यहाँ पे भी आप लिख दो कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। यार लेकिन नेगेटिव में क्यों आ रही है? पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव में कैसे आ सकता है? 2 x एक्सेस है, y 0 हो गया, अच्छा जनाब, और 3.4 ही है, हाँ, ऐसा 3.4 नेगेटिव में है यार। एंड 1 पॉजिटिव में ये आ जाएगा, सही है। सो 1.7 का आ रहा होगा, सही है, ऐसे ही आ रहा है। कट एंड पेस्ट। ये आ गया, एंड ये आ गया, एंड दिस इज ओके। सो दैट इज 1.7 आ रहा है। कोई सर कैलकुलेशन 3.4 आर। है? 3.4 कैसे आ रहा है?
अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा ना, 3.4 फाइन। चलो आगे आ जाओ भाई। Use your answer in B2 to show that the tension in the wire at time t equals 2 is 20 newtons. T equals to 2 सेकेंड इज 20 न्यूटन, ओके। क्या करेंगे? अच्छा T इक्वल्स टू तो 2 सेकेंड, हाँ बोलो बोलो। नहीं, आप बोला। अबे यार बोल लो ना यार, लेडीज फर्स्ट। सर मैं कुछ देख रही हूँ, अगर आंसर सही आ रहा है तो बोलूंगी। बता दो ना यार, मुझे कोई मसला नहीं है ना, ऐसे ही बता दो, सही कह रही हो अगर। नहीं नहीं, थोड़ा नीचे जाए एक बार। अबे यार, मान ही नहीं रही, भरोसा ही नहीं है। तुम्हें क्या लगेगा मैं तुम्हें हर बात पे जलील करूंगा? करूंगा तो। हाँ तो गलत आ रहा है, इसलिए नहीं बोल रही मैं। अच्छा। अच्छा इसलिए आंसर लिखा हुआ है, अरे यार। ओके क्या रही हो बताओ तो। सर मैं तो फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा रही हूँ। वही करना है सच्ची। बट अच्छा। वेट नीचे को है, टेंशन ऊपर को है। हाँ सही तो है ना? ऊपर है तो उसे माइनस करना था। ऐड कर दिया। हाँ। अबे कद्दू हो यार, तुम्हें तो पता ही नहीं है कुछ। अच्छा सॉरी। सो F माइनस टी, ओके। रिजल्टेंट फोर्स लिखोगे पहले। सही है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, फाइन। अच्छा जी आ गया भाई। अच्छा बाय द वे, आप किस चीज को किस में से माइनस करोगी? यस ईशा। क्या? विल यू डू टी माइनस डब्ल्यू और विल यू डू डब्ल्यू माइनस टी इक्वल्स टू एम ए, किस में से किसको माइनस करोगी? W माइनस टी। वाई, एनी रीजन? क्योंकि डायरेक्शन नीचे को है ना। है। मोशन एक्स डायरेक्शन ऊपर है, नीचे है, जिधर है एक्सेलरेशन। उधर वो। एक्सेलरेशन तो आ रही है हमारी पॉजिटिव ना। एक्सेलरेशन हम्म। पॉजिटिव है, विच मीन कि वो ऊपर को जा रहा है। तो फिर हम T को पॉजिटिव लेंगे। हाँ गुड। सही है। अच्छा जी। और थ्री पॉइंट। सर हम हाँ बोलो। ऐसे भी दे सकते हैं कि वो जो ऊपर वाली फोर्स है वो ज्यादा है तो T-W होगी। ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है कैसे, मतलब वो तो शो दैट वाली चीज है ना। चलो ओके फाइन, मतलब आप उसको यूज कर सकते हो हेल्प के लिए, ओके फाइन। सो T इक्वल्स टू, तो फिर 15 m था। और ए तुम्हारे पास आ रहा है 3, ये तो बहुत ज्यादा नहीं आ जाए, सॉरी 15 डिवाइड बाई 9.81, सॉरी सॉरी। 1.53 होगा। ओके। एंड टाइम्स इट बाय 3.4 कर दोगे, एंड प्लस वेट आ रहा है 15, गुड। थोड़ा सा सही से। सर बोलिए। हम W-T माइनस एम ए ले सकते हैं। डब्ल्यू माइनस, हाँ जी माइनस एम सही है। सर डिसलेरेशन हो रही है। यहाँ पे नहीं तो एक्सेलरेशन है। लेकिन आप जो माइनस एम ए ले रहे हो, तो उसका डिसेलेरेशन का मतलब थोड़ी होता है एक्सेलरेशन ही, उसका मतलब तो एक्सेलरेशन ही है। ओके। कितना आ रहा है? कुछ निकाल दो प्लीज। 20 आ रहा है। 20.2 आ रहा है, तो हाँ 20 आ रहा है। ओके गुड। ओके आगे आ जाओ। The wire has a cross-sectional area 2.8 into 10 to the power minus 5 meter square and is made from metal of Young modulus 1.7 into 10 to the power 11 pascals. The wire obeys Hooke's law. Calculate the strain of the wire at time equals 2 seconds. ओके। यंग मॉड्यूलस है हमारे पास, और स्ट्रेस, और स्ट्रेस अगर हम निकालें तो स्ट्रेन निकल आएगा, है ना? सो फोर्स अपॉन एरिया, सही है। और फोर्स हमने निकाल ली कि एट टाइम टी इक्वल्स टू 20 पे टेंशन हमारे पास आ रही है 20 की। और क्रॉस सेक्शन एरिया 2.8 एक्सपोनेंट -5 का। सो इससे आ जाएगा स्ट्रेस। सही है ना, समझ रही है ना? Yes, एंड yes. ये आ गया हमारे पास। ये मॉड्यूलस है 1.7 एक्सपोनेंट 11 इंटू, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, स्ट्रेन निकालना है सॉरी, 20 डिवाइडेड बाय 2.5, सॉरी 2.8 एक्सपोनेंट -5 इंटू ये मॉड्यूलस 1.7 एक्सपोनेंट 11। ओके कितना आया? So, कर रही हूँ। ओके। Hmm. Um, 4.2 into 10 to the power -6. 4.2 एक्सपोनेंट -6, फाइन। ओके आगे आ जाइए।
At some time after t equals 3 seconds, the tension in the wire has a constant value of 15 Newton. State and explain whether it is possible to deduce that the block is moving vertically after t equals 3 seconds. हम्म यस, एनी आइडिया? No. कम ऑन, सोचो तो प्लीज। देखो ना, ब्लॉक है, सही है, ब्लॉक का वेट है 15 न्यूटन का, सही है, Hmm. और इन्होंने कहा कि टेंशन लग रही है ऊपर को 15 न्यूटन की, सही है। अच्छा जी, अब क्या होगा? विल द ब्लॉक मूव? यस, No. नो आइडिया, Resultant और for 0. ओके, तो सर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होगी ना? है, रुकी भी क्यों नहीं होगी? रुकी भी तो हो सकती है, नहीं? समझ लो। Sir, is it in equilibrium? यस, 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 but equilibrium has two states now. Either it's moving with a constant velocity, or it's not moving, it's stationary, right? So like, how can you deduce, or how can you say it with a surety that it may be moving with a constant velocity, or it should be moving with a constant velocity and not stop? Or if you're saying it should be stop and not moving with a constant velocity, so what do you think? Okay, which one is correct? Or maybe you can deduce it. What do you think? Sir, it can be both. It can't be both, bro. Kaise? How? No, it can be both. Okay, yes. Okay, fine. So look, they're saying state and explain whether it is possible to deduce, right? So this means this is not possible to deduce whether it would be moving or stationary, right? So we can say that, okay, um, at this point, the block would be in equilibrium, which means it can be stationary or moving with constant velocity, right? But it is impossible to deduce that. Fine, अच्छा एक बात तो हो गई। चलो, एक और चीज मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन चेंज करता हूँ। अगर इन केस मान लो कि आपके पास जो है रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही होती, इंस्टेड ऑफ टेंशन रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही होती, और वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता, सो अब तब आप क्या कहते हैं? विल द ब्लॉक मूव इन दैट केस, और इट वोंट बी? सर मूव। विद a surety? सर क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता है जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, फिर ऑपोजिट मोशन में होती है। ओके, फाइन, एनीवन, एनी अदर रीजन? ओके, देखो सीन ये, अगर तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ना रेजिस्टिव फोर्स होती, तो रेजिस्टिव फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो एकदम से सिग्निफिकेंट नहीं होता, वो होता है ग्रेजुअल होता है, राइट? सो रेजिस्टिव फोर्स आहिस्ता 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 इंक्रीज होती है। सो जब तुम्हारी रेजिस्टिव फोर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी ना, तो उससे ये होता है कि बाय द टाइम व्हेन इट बिकम इक्वल एंड अपोजिट टू द वेट, ओके, so your object will start moving with a constant velocity, and it can never be stopped, right? So it is possible, or it is 100% sure that your object at that point will move with a constant velocity, not stop, right? तो ये चक्कर है, क्लियर हो गया? सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दें। कौन सा? ये वाला। ये नहीं नीचे कहाँ? वाला। नहीं नहीं, नीचे नीचे, स्ट्रेन वाला। ओके, Sir, बोलो। ये जो आपने रेजिस्टिव फोर्स वाला अभी बोला था वो रिपीट हम्म करेंगे? करता हूँ।
अच्छा जी, देखो दो केसेस हैं, दो केसेस हैं। केस नंबर वन, केस वन, कि आपके पास जो है ना दो फोर्सेस हैं, सही है, इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, राइट। तुम्हें पता होना चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ के लिए दो बॉडी चाहिए, ओके। दो फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रही हैं, ओके, सेम टाइम इंस्टेंट पे, सेम टाइम इंस्टेंट पे, ओके। क्लियर हो गया? दो फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट लग रही है सेम टाइम इंस्टेंट पे, राइट। सो इसी वजह से ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा, वो फॉर श्योर उसमें रहेगा, राइट, नेवर मूव, ओके। पहले पहले पहला केस हो गया। दूसरा केस, जो दो फोर्सेस हैं, केस नंबर टू, केस टू, ओके। सेकेंड केस, द फर्स्ट फोर्स इज लाइक वो थ्रू आउट द मोशन लग रही है, बट द सेकेंड फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टू 15, राइट। सो दूसरा केस क्या है कि first force is, let's say, 15, and second force is gradually increasing and become equal to 15, okay। so आप कह सकते हो कि भाई gradually increasing and become equal to 15, okay। so if this is a gradual process कि opposing force जो है वो gradually build up होके 15 पे जा रही है, right, again this is for sure कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव करेगा, वो स्टॉप नहीं होगा, ओके। सर मैंने पूछना था, अगर ऊपर उन्होंने एरिया हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था फॉर एग्जांपल, तो हम्म हमें मतलब उन्होंने हमें बस पायर स्क्वेयर ओवर 4 डी स्क्वेयर ओवर 4 निकालना था। तो हम्म हम सर उधर स्क्वेयर करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब किस चीज का? -4 करेंगे या नहीं? हाँ करोगे, वो बिल्कुल डी करोगे, स्क्वेयर जी को, जी जी जी। मतलब ब्रैकेट के सेंटीमीटर, साथ, ब्रैकेट के बगैर। देखो आपने अगर लेट से डायमीटर, ये लेट से मान लो कि ये डायमीटर दिया होता है 2.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। सॉरी, अगर डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, अबे तो डायमीटर क्यों होगा, एरिया होगा ना वो फिर, समझ रहा है। सर वो देते हैं ना क्रॉस सेक्शनल हाँ तो वायर अगर तो। लेट से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सही है। सो अब आप ये करोगे कि 2.8 एक्सपोनेंट -4 कर लोगे बस, समझ रहे हो। पायर तो नहीं होगा सर ना, क्योंकि पायर तो करके ही दिया हुआ है। सर वो मैं कभी कंफ्यूज रहता हूँ कि डायरेक्ट -4 कब करूँ और कभी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कब करूँ। अगर रेडियस या डायमीटर दिया हुआ है तो फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना है, और अगर डायरेक्ट एरिया ये दिया हुआ है तो फिर वो जस्ट आपने -4 करना है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सही हो गया। ठीक है सर। अच्छा जी, खैर तो द सेकंड केस इज कि अगर आपके पास अपोजिंग फोर्स ग्रेजुअली बिल्डअप हो रही है, सही है, तो ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी जब वो इक्वल हो जाएंगे, राइट, जो कि फ्री फॉल मोशन की जैसे एग्जांपल है, राइट। एंड द फर्स्ट केस की एग्जांपल है कि आप जस्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, दोनों तरफ से इक्वल एंड से फोर्स लगाओ एग्जैक्टली एट द सेम इंस्टेंट, तो वो नहीं मूव करेगा, राइट। दीज आर द टू केसेस, ओके। थर्ड केस जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इन्होंने द टेंशन इन द वायर इज हैविंग द कांस्टेंट वैल्यू, राइट। अब ये जो टेंशन है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये अगर आप यहाँ पे सोचो, सही है, इस केस के अंदर अगर सोचो तो हुआ क्या होगा। पहले जो है, जैसे ही जो है ये आपका जो एयरक्राफ्ट है, जैसे ही इसने लिफ्ट किया होगा, सो द मोमेंट इट लिफ्ट द ब्लॉक, उसकी 15 न्यूटन कांस्टेंट टेंशन है, राइट। बट क्योंकि एयरक्राफ्ट में आपने कोई इंजन फिट किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होगी कि जो उसको लिफ्ट कर रहा है विद सम सर्टेन एक्सेलरेशन, राइट। तो अच्छा, पहले बाय द वे पहले 20 न्यूटन की फोर्स थी, सही, 20 न्यूटन की फोर्स थी, राइट। अच्छा, अब अगर तो एक्सेलरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट डिक्रीज हुई, सही है, और वो उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी, तो टेंशन डिक्रीज हो गई, अगर लेट से हो गई 15, सही है। अब आप नहीं कह सकते कि ये मूव कर रहा होगा या ये स्टेशनरी होगा, राइट। क्लियर? अब आपको नहीं पता चलेगा, राइट, क्योंकि आपने यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस नहीं है, राइट। नेचुरल प्रोसेस ये दोनों केसेस के अंदर जो है ना, नीचे वाले जो नीचे वाले हमने बात की वो नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर ऐसा हुआ करता है हमेशा, राइट। अब इसके अंदर आपको सिनेरियो देख के पता चलेगा कि भाई क्या हो रहा है आगे, सही है। सो ये दो केसेस फॉर श्योर है, इसके अलावा जो भी केसेस आएंगे उसमें आपको नहीं पता होगा कि भाई उसे मूव करना है नहीं करना। क्लियर हो गया, ईशा? जी।
चलो भाई आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। कंसर रीड कर सकती हो क्वेश्चन प्लीज? कंसर। अबे यार पढ़ लो ना, कोई टेंशन की बात नहीं है यार, कम ऑन, कोई टेंशन नहीं है। State what is meant by the mass of a body. ओके, क्या कहते हैं? यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। amount of substance. हाँ Yes. सही हो गया, क्लियर हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब ये है कि भाई आपके पास जो है, ये तो आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कह सकते हो कि भाई, या फिर आप कह सकते हो कि भाई मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, राइट? या चलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही कहते हो, ज़्यादातर वो यही लिख रहा होता है। अगर आप यहाँ पे देखो, मास द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, मास द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन अ बॉडी, फाइन। वही फिजिक्स वाली चीज़ें लिख, केमिस्ट्री वाली चीज़ें लिख रहे हैं, सही है। अच्छा, ऑल तो मैंने इसकी वो नहीं शो की यार, मुझे शो करनी चाहिए थी। खैर आगे आ जाइए प्लीज। Two blocks travel directly towards each other along a horizontal frictionless surface. The blocks collide as illustrated in figure 3.1. Block A has mass 3m and block B has mass m. Before the collision, block A moves to the right with speed 0.4 and block B moves to the left with speed 0.25. After the collision, block A moves to the right with speed 0.2 and block B moves to the right with speed v. Use Newton's third law to explain why during the collision the change in momentum of block A is equal and opposite to the change in momentum of block B. जनाब क्या कहेंगे? Third law is every action has an equal and opposite reaction. सही हो गया। एंड अच्छा जी, अब उसको यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि भाई ड्यूरिंग द कोलिजन ब्लॉक ए विल एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द ब्लॉक बी, एंड द ब्लॉक बी विल, देखो आपने ये बताना है एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम, रिमेंबर ना? जी. अब आपने फोर्स टाइम्स डेल्टा टी किया इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, राइट? सो आपने पहले ये बताना है कि भाई फोर्स क्या होगी और कांटेक्ट टाइम क्या होगा, सही है। सो ये दो चीजें आपने बतानी है बस, सही है। आ जाओ भाई, हम ये कह रहे थे कि भाई ब्लॉक ए will exert equal and opposite force to block B, ओके, ये बात हो गई। And block B will exert the equal and opposite force to block A, ओके, ये बात हो गई, सही है। फोर्स हमने बता दी, और दूसरी चीज है हमारे पास कांटेक्ट टाइम, राइट? सो कांटेक्ट टाइम बिटवीन द So can you explain again? टू, वेट करता हूँ, बिटवीन द टू ब्लॉक is same, remains is same. So change in momentum should be equal and opposite. Okay, आ जाओ भाई। देखो सीन ये है, as soon as they both collide, okay, सही है, as soon as they both collide, okay, on collision when they make contact, okay, so block A will going to apply the force on block B in this direction, block B will going to apply the force on block A in that direction, okay. Okay, now over here in the question they're saying the change in momentum of block A is equal and opposite to the change in momentum of block B, which mean you have to use this relation, okay.
And in this relation, you have two things: force and the change in time, right? So you just need to mention these quantity and and then you can make the conclusion, right? So as they make contact, right? Block A block A will apply the force on block B, and block B will apply the force on block A, right? And this is what the Newton's third law says, right? Okay, when the two body interact, every body will apply equal and opposite force to the other body, right? And for the same amount of time, right? So this is what the Newton's third law says. So उन्होंने कहा use the Newton's third law to explain. Okay, so we are using Newton's third law, right, for the forces that the both the masses will exert equal and opposite forces. This is the first thing. Now the second thing is कि आपके पास जो है they will be in contact for the same amount of time. This is the other condition that Newton's third law says, right? Because like if you separate the two boxes, or if you separate one of the box or one of the block, right? So the contact force between both the block will be vanished. Okay, is that clear? Yes, Rubaid. प्लीज से समथिंग, कुछ समझ में आया नहीं आया तो बताओ प्लीज, दोबारा बता दूंगा. Say your voice cut off. आउच. ओके. ओके, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन हो गई थी पूरी? You were talking about contact time. ओके, बोलो इब्राहिम, क्या बोल रहे हो? सर ये मैंने देखा है, ये क्वेश्चन बार बार आता है ना। यस यस यस. अच्छा रट्टा मार रहे। हम्म. देखो सीन ये है कि whenever they ask you to use a Newton's third law to explain why the change in momentum is equal and opposite, right? So Newton's third law basically causes the Newton's second law, or causes or generate the Newton's second law in the system, right? So when the two body interact, okay, their interaction is basically explained by the Newton's third law, okay? So the interaction between the two bodies is explained by the Newton's third law, that they both apply equal and opposite force for the same amount of time, right? And yes, Ravaz, is that clear? So you just need Yes. to mention these two things. Okay, when they interact, they both apply equal and opposite force on each other, right? And their contact time remains the same, because this is what the Newton's third law says. Okay, so contact time remains the same. So if the two things are constant for both the cases, right, and your force is just equal and opposite, right? So your momentum will going to be for both the momentum of the blocks, it will going to be equal and opposite, right? Is that clear? इसकी मैं आपको एग्जामिनर रिपोर्ट दिखा दूँ. अबे यार, एग्जामिनर रिपोर्ट खोली हुई नहीं है यार, शिट. समर 18 कर रहे हैं, फाइन, चलो आ जाओ. सर हम चेंज इन मोमेंटम को कंजर्व लिख सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, you are supposed to explain using the other quantity के change in momentum किस तरह से कंजर्व है. हम ये explain कर रहे हैं ना कि like the change in momentum is constant, right? So वो आप कैसे लिख सकते हो? मतलब वो तो वही चीज़ तो आपको बतानी है, वो जो चीज़ आप स्टेटमेंट से दे रहे हो वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, समझ रहे हो? सो कौन जी सा सर। क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. ओके. Okay, look, the majority of the candidate correctly refer to the quantity of the matter. Some candidate use the incorrect term as the amount of substance, or oh, okay, okay, okay. So this is my definition is incorrect. Okay, incorrect term says the amount of substance, or okay, the significant number of describe the mass in term of the weight and gravitational field. While the other expression in term of the density and the volume. This expression are used to define the gravitational field strength and the density respectively, and not appropriate here. Okay, fine. My definition is not correct, by the way. Okay, the amount quantity of the matter in the body. Okay, so it's better to say this is incorrect. Okay, quantity of matter in a body. Okay, say chalo. For the second part, this is many answer did not contain enough detail to gain full credit. For example, candidate often did not make it clear that the force on A is equal and opposite to the force on B, which is the Newton's third law, right? And then okay, the force on B, or the force, there's a rate of change of momentum. As a weaker candidate referred to the action reaction and related these term directly with the momentum. Okay, this is not acceptable for the Newton's third law at this level. Fine, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ प्लीज.
Determine speed v. ओके, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बिफोर नहीं ऐड करेंगे बिफोर वालों को हम्म इक्वल करेंगे आफ्टर वालों ओए, ऐड क्यों करी बिफोर वालों को? 3m को। ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस m टाइम्स माइनस 0.25, ओके, एंड 3m 0.2 and Sir, can we just do u1 minus u2 equal to v2 minus v1? u1 minus u2. No, bro, Sir, u1, it's elastic collision, right? it's not. They didn't mention that it's a perfectly elastic collision or elastic collision. Okay. And by the way, please keep in mind that u1 and u2 wala formula is only applicable when you have the same masses. Okay. Over here you have the different masses. Okay. This formula only work when you have the elastic collision with the identical masses. Is that clear, Rubaiyat? Yes. Perfect. अरे यार, ओके, प्लीज कैलकुलेट कर दो यार. So 1.2 and negative 0.25. तुम में से कल किसी को स्कूल जाना है? एनीवन? हम्म मुझे भी आए तुम लोग तो. प्रैक्टिकल है सर अच्छा, और कब जाना है? सुबह 7 बजे। अरे यार शिट. अच्छा, दोनों को? Sir, are you keeping class at 7 in the morning? आई डोंट नो, मैं I'll text you. I am free. Okay, मुझे कोई मसला नहीं है. If you guys are free, okay, I'm in. Sir, practical paper or paper 2? Practical, no, not paper 2. पेपर 2 के लिए तो सर रात में क्लास. 0.35 ओके, I will record the class, don't worry. If you're not available, then I'll share the recording. Okay, you are saying 0 point कितना बता रही थी? 35 35. परफेक्ट है. चलो, डन हो गया, आगे आ जाओ. calculate for the blocks the relative speed of approach Okay, so okay, you can just add them. So zero point 0.4 plus 0.25 gives you 0.65. Yes, जी सही हो गया. And 0.65. Okay, and this is you can just subtract. So it is just 0.15, right? Okay, इसमें subtract क्यों मतलब, और इसमें ऐड क्यों किया फिर? उल्टा नहीं होना चाहिए? नहीं, सर वो फॉर्मूला लिख दो. है ना? बेसिकली you can say that. Basically आप ये सोचो ना कि in 1 second this moved 0.4 closer to m1 and in that 1 second this move to 3m 0.25, right? So in 1 second they both come closer by the sum of these values. कंसा समझियो? जी सर सही है. बट अगर आप यहाँ पे देखो, सो इन 1 second द m mass the block B is moving away by 0.35 meter and the block A moved point 2 meter. Okay, so basically ये इसके करीब जा रहा है और ये दूर जा रहा है, राइट? सो बेसिकली इन 1 second आगे वाले ने 0.35 कवर किया होगा एंड फ्रॉम 0.35 जो पीछे वाला ब्लॉक है उसने 0.2 कवर कर लिया होगा, राइट? सो दैट्स फाइन. ओके, और आप जो है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो जो आपके पास है, राइट? जी चलो, सही हो गया, आगे आ जाइए. use your answer in B part 3 to state and explain whether the collision is elastic or inelastic ओके, सो collision is inelastic. Any reason? different क्या है? Speed of approach. Now ओए the speed ओए of ओए ओए, separation. नो, रिलेटिव स्पीड बोलेगा भाई, Oh, नॉट स्पीड. sorry, relative speed. हाँ, वरना नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रखना. रिलेटिव स्पीड
of approach is not equal to the relative speed of separation. Fine. Chalo. That's done. Hoy hoy. Rubayat, please read the question. Rubayat, are you nearby? Okay. Yes, Rubayat, please read the question. For a progressive wave, state what is meant by the period. Hmm. Number of oscillations per unit time. Okay. अच्छा इब्राहिम क्या डेफिनेशन बताओगे? यस इब्राहिम. Number of waves passed per unit time. ओके. ईशा क्या डेफिनेशन बताओगी? यस ईशा. ईशा है भी नहीं है. सॉरी सर, वो मैं खाना खा रही थी। ऐसे छोड़ो, जो खा लो कोई मसला नहीं है. कंसा क्या बताओगी? डेफिनेशन प्लीज. कंसा डेफिनेशन तो बता दो. ओके. अच्छा जी. सो बाय द वे दे आर सेइंग द पीरियड ना. सो आप कह सकते हो कि भाई, अच्छा अगर पीरियड की बता रहे हो तुम लोग, फ्रीक्वेंसी की क्यों बता रहे हो? Number of oscillations per time per पर unit यूनिट time टाइम. ब्रो दीज आर द डेफिनेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी. तुम लोग सबने फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बताई है, So एवरीवन. time taken for one complete wave to Yes, form. yes. Time taken for one oscillation. Okay. One oscillation. Time for So is it one. not the same thing? What? Which one? Wave to form in one oscillation. Oh, yeah, they're same thing. Time for one oscillation, time taken for one complete wave to form, time taken for one vibration, time taken for the two in-phase particle to form, time taken between the two adjacent wavefronts. They all are the same. Okay. But previously, you guys told the definition of the frequency. Okay. Time for one oscillation. अबे यार ऑसिलेशन. चलो भाई आगे आ जाओ. वेवलेंथ क्या होती है भाई? रुबायत, व्हाट्स द वेवलेंथ? Distance over which one complete wave forms. डिफरेंट डिस्टेंस. why No, why distance why over. distance why over distance over one complete wavelength. So नहीं. distance between 2 points in phase. वेरी गुड. यस. डिस्टेंस. ओके. इब्राहिम आप क्या बोलोगे? इब्राहिम Sir, डेफिनेशन. same. सेम. ओके. कंसा आप क्या बोलोगी? distance between two wavefronts. डिस्टेंस between two points in phase or two wavefronts or anything. देख लो यहाँ पे तुम्हें इसकी एग्जाम रिपोर्ट सर दिखा देते हैं. बोलिए. सर हम इसमें वो मेंशन नहीं करेंगे इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, like distance between two wavefronts and a complete oscillation. अगर अगर देखो तुम, हाँ एक चीज यहाँ पे, एक चीज आपने अच्छी बताई. अगर आप देख रहे हो ना कि डिस्टेंस बिटवीन टू वेव फ्रंट्स कह रहे हो, राइट? सो यू हैव टू राइट एडजेसेंट वेव फ्रंट, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क. ओके कंसा, क्लियर? यस कंसा. डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट वेव फ्रंट, तब जाके विल गेट द मार्क, राइट? तो ये है सही है. और ईशा वो उससे फिर वो सेंस बन जाएगा, राइट? जो आप कहना चाह रही हो ना वो सेंस बन जाएगा Okay. उससे. अच्छा जी, ये देखो. Majority of the candidate correctly in term of oscillation or cycle, the time for one wave or a wavelength with a common answer that was considered too vague to want credit. Okay. सही हो गया ना? तो देखो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने गलतियां की हुई हैं. ओके. एंड तुम यहाँ पे देखो what they are accepting is time for one oscillation, one vibration, one cycle, time between adjacent wavefronts, points in phase, shortest time between the two wavefronts, point in phase. Okay. And देखो they're mentioning the shortest time. Okay.
And distance moved by the wavefronts or okay in one oscillation, okay consider देख रही हो in one oscillation, or minimum distance between the two wavefront, minimum distance, okay, or distance between the two adjacent wavefronts, okay. So any word that refer to the wavefronts being adjacent, that will be acceptable, okay. चलो आगे आ जाओ सुभाष. Figure 4.1 shows the variation with time t of the displacement x of two progressive waves p and q passing the same point. Okay, so okay phase, okay fine. The speed of the wave is 20 centimeters Per per second. second. Calculate the wavelength of the waves. Calculate the, okay, so they mention the time period in this formula, in this graph, okay. You can see that the time period for this one is 0.6, and the time period for the other one should also be 0.6, okay. Yep, it is 0.6. So v equals to f lambda, okay. So 20 divided by क्या हो जाएगा 0.6 is equals to lambda, okay. How much? 4 6 24. 33.3. Oh, 33.3. पक्की बात है अबे यार फिर शिट. वो हम गलत नहीं कर. हाँ ना, ये तो टाइम पीरियड था, ओके. So that should be multiplied. So 6 over 5, 6, So 5 12. 4 is a 12, okay. Okay, move on. सर हम वन आपने 1/0.60 किया ना फ्रीक्वेंसी के लिए. हाँ जी, हाँ जी. Yes. Determine the This, phase difference between the two waves. okay. What you do for the phase difference? We take either the maximum or the minimum displacement. Okay, I'm taking the mean value. Okay, then. Then we divide it by the time period into 360. Okay. So these are the two same point on the different wave, okay? And they're like two boxes separated, okay? So the total, okay, so it is basically zero point 0.2 seconds, okay? 0.2 seconds. Like the two waves are leading and lagging by 0.2 seconds, okay? Divided by 6 into 360, okay? And we know that in this case, your time period and they're just a 0.6, right? This is zero point 0.6, and if you check this wave, so this is also zero point 0.6, right? So how much? 1 over 3, 120? 20. 120. सही हो गया. Okay. 0.2 divided by 0.6 into 360. Fine. Let's move on. Calculate the ratio intensity of wave Q intensity of wave P. Okay, what's the relation that relate intensity and amplitude? Intensity is directly proportional to amplitude square. Okay, good. So I of Q over I of P is equals to A square of Q over A square of P. Fine. Chalo. So for the intensity of P, we have 3. Intensity of Q, we have Is 2. 2. Okay, so 3 and 2, 1.9. 3 का square 9 divided by 2 का square 4. 9 divided by 4, 2.25. Yes? So what's the amplitude of P? 3 and 3 square and 2 square. Yes. So is it not 2 square over 3 square? Wait. It's Q over P. Sorry. Sorry. Okay. So 2 over 3. Okay. 0.44. Okay. Recurring? Yes. The Okay. two waves superpose as they pass the same point. Use figure 4.1 to determine the resultant displacement at time equals 0.45 seconds.
Okay, 4-5 second. 0.45 seconds. Fine. So basically 0.4, 0.5, 0. Okay. So 0.4244 and 45. Okay. So they are talking about this point. Okay. सर So आपका रेशियो क्या था? 0.44. So it's 3. Okay. And it is 1. Okay. Minus And 3 plus 1. yes, very good. So you'll get -2. Okay. So 0.0. Fine. And perfect. चलो भाई थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं आई थिंक एक दैट्स अ वेरी सिंपल दो बस ये जो सिलेबस में नहीं यू कैन स्किप दैट बस दो क्वेश्चन है आ जाओ भाई अच्छा जी कौन सा रीड कर लोगे प्लीज बल्कि एक मिनट व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन गेटिंग द मैग्नेटिक ओके व्हाट इज meant by डिफ्रैक्टेड वेव ओके डेफिनेशन बताओ जल्दी दी यस कौन सा डेफिनेशन प्लीज डिफ्रैक्टेड Spreading of वेव waves through a slit. हाँ दोबारा दोबारा Spreading of a wave through a slit. ओके गुड हो गया और इब्राहिम डेफिनेशन When a wave passes through a slit, it क्या कहते हैं? स्प्रेड It it बैंड spreads या into स्प्रेड symmetric shadow. ओके what about you Rubaiyat? when waves pass through a slit or gap. Okay. No, you can't say only that. Okay. A spreading of wave after passing through the slit. Okay. Is that clear? Okay. What is meant by the Yes, term coherent? Yes, right. they have the same phase difference. Okay. What do you mean by they? The waves. Very good. Okay. Two waves with constant phase difference. Fine. Okay. Let's move on. आज अभी read कर लो. कौन सा read कर लो please? Consisting of only two wavelengths, lambda 1 and lambda 2, is incident normally on a diffraction grating. The third order diffraction maximum of the light of the wavelength lambda 1 and the fourth order diffraction maximum of the light of wavelength lambda 2 are at the same angle theta to the direction of the incident light, so that the ratio lambda 2 over lambda 1 is 0.7. Okay. सर एक Formula चीज is पूछनी थी बोलिए. सर हम्म. कोहेरेंट उसके लिए हम लिख सकते हैं कांस्टेंट Constant फेज रिलेशनशिप रिलेशनशिप आप लिख सकते हो बट कांस्टेंट फेज डिफरेंट लिखो रिलेशनशिप नहीं लिखो वो हम यूज नहीं करते अपने सिलेबस में अच्छा many answer benefit from the greater detail the majority of the candidate described the wave as a spreading or said that the wave needed to pass through the slit although very few said both there were some answers that described the refraction with the wave bending okay so ऐसा नहीं करना तुम्हें and candidate gave the correct explanation. Many incorrectly answered a description of the waves with the same phase or same phase differences. Other अच्छा सेम फेज डिफरेंस इज नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी ओके कांस्टेंट फेज डिफरेंस आपने कहना है अदर आंसर दैट वर नॉट एक्सेप्टेबल डिस्क्राइब वेव दैट हैड द सेम वेवलेंथ द सेम frequency or the same amplitude okay this is how you can achieve the coherency but this is not what the coherency means okay look constant phase difference between each of the wave or wave is spread at each slit okay fine आ जाओ भाई so दो वेवलेंथ है ओके डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग है द थर्ड ऑर्डर ऑफ द डिफ्रैक्शन ओके क्या कर ले भाई एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा ओके सो एन आपके पास है थर्ड ऑर्डर लैम्डा आपके पास है लैम्डा 1 अच्छा डी साइन थीटा रिमेन्स द सेम ओके कज इन्होंने कहा हुआ है कि लैम्डा 2 भी सेम एंगल पे डिफ्रैक्ट वो हुआ है डिफ्रैक्ट हो रहा है राइट सो 2 lambda 2 is equals to d
साइन थीटा, ओके। एंड देन आपके पास जो है 3 λ1 is equals to 2 λ2, okay, and you can say that 4 क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? थर्ड ऑर्डर है एंड फोर्थ ऑर्डर है ना, ये फोर्थ है, सर ओके। हम थीटा को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और फिर डी साइन कैलकुलेट थीटा करें दोनों इक्वेट सेम करके। है, हाँ वही तो किया है। डी साइन थीटा सेम है, डी साइन थीटा इज सेम फॉर बोथ, ओके। अच्छा वैसे आपको ये करके दिखाना होगा बाय द वे, डी साइन थीटा इज सेम फॉर बोथ, मैंने कह दिया फॉर बोथ द केसेस, ओके। अच्छा जी, अब आप कर लो So भाई। how is D same? Because you are using the same experimental apparatus, right? So you are not changing the diffraction grating, so and you are incident the two light on the same grating, okay, so that's why. Clear? Okay. Lambda 2 divided by lambda 1, so this is 0.75. Okay, fine. आगे आ जाओ भाई, the difference between the two wavelength is 170, okay, determine the wavelength, okay। इन्होंने कहा कि the difference between the two wavelength is 170। Can we do lambda 1 minus lambda 2, or can we do lambda 2 minus lambda 1? Yes, कोई बता सकता है? Can we do lambda 2 minus lambda 1 is equals to 170, या lambda 1 minus lambda 2 is equals to 170? Yes, कंसा क्या होगा, क्या कहोगे? कोई भी लेने फर्क नहीं पड़ता। So lambda 1 minus Lambda lambda 2. 1. क्यों, क्या रीजन, क्या Yeah. रीजन? Ratio. Sir, because they're 4:3 ratio. तो व्हाट, उससे क्या पता चल रहा है? 4:3 ratio, you can say that maybe um if you have, wait, n lambda is equals to d sine theta, okay, so this thing is constant, d sine theta. So if you have divided by lambda, so if you have greater number of order form, this mean your lambda is smaller, okay, okay. So for the fourth order, lambda 2 would be smaller, right? And for the first order, for the three order, lambda 1 would be larger, okay, so we can do lambda 1 minus lambda 2 instead of lambda 2 minus 1, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, that's it, okay। और आपने ये डिसाइड करना है which one is larger, okay, बस ये करना है। सही है, so lambda 1, अच्छा जी, ये एक इक्वेशन हो गई। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज lambda 1, okay, lambda 2 is equals to 0.75 lambda 1, okay, and you can substitute in 1 minus 0.75 of lambda 1 is equals to 170, right? निकाल दो भाई। So 0.25 lambda 1, okay, is equals to 170, okay, 0.25, okay, 680. 680, फाइन, चलो डन हो गया। वोल्ट बता दो भाई, व्हाट इज वोल्ट? डेफिनेशन प्लीज। यस इब्राहिम, क्या कहते हो? डेफिनेशन ऑफ वोल्ट्स। जूल पर कॉलम। जूल्स, ओके, आप ऐसा कह रहे हो, ओके। खंसा क्या कहती हो आप? हम्म, खंसा कुछ तो बोलो। Joules per coulomb. है, कॉपी पेस्ट, ओके। ओके रुबाइज, व्हाट यू से? So joules per coulomb. हैं, एनी रीजन? सबने एक ही चीज Sir, कॉपी पेस्ट because कर, they're asking for volt, that's a ओके। unit. So we answer it in units. Okay, so you're using, by the way, this formula, okay? And voltage can be defined by the work done per unit charge, right? And work done is in the form of joules, and charge is in the form of coulomb. So joules per coulomb. Okay, fine. Okay, let's move on. सर वो Please either वेवलेंथ वाली वर्किंग निकालोगे क्या?
ये वाली जी एक मिनट से। ठीक है सर। डन है। चलो ओके जी, इब्राहिम रीड कर लो प्लीज। A battery of electromotive source EMF 4.5 volts and negligible internal resistance is connected to two filament lamps P and Q, and a resistor R as shown in figure 4.1. The current in lamp P is 0.5 amperes. The IV characteristics of filament lamps are shown in figure 6.2. Use figure 6.2 to determine the current in the battery. Explain your working. ओके, Determine वोल्टेज कितना बताया हुआ है भाई? द करंट इन द लैम्प पी। 4.5. ओके, सो द करंट इन द लैम्प पी इज 0.15, ओके। एंड इन्होंने क्या हुआ है कि डिटरमिन द करंट इन द बैटरी, ओके फाइन। अच्छा, लैम्प पी में जो भी करंट आ रहा होगा, ये लैम्प पी, ओके, दिस इज 0.15, राइट। एंड यहाँ पे कोई ना कोई करंट आएगा, समथिंग, कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। एंड जो यहाँ से करंट आ रहा होगा वो बेसिकली उन दोनों का सबमिशन होगा, ऐसे ही होगा। जी सर। But you know that K lamp P and Q are parallel, right? So whatever the voltage drop across lamp P, there will be the same voltage drop across lamp Q. ऐसे ही? जी सर। Okay. So we can see कि भाई 0.15 पे कितना voltage drop हो रहा है, सही है। 0.15 के करंट पे कितना voltage drop हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है इतना, सही है। सो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका करंट कितना आ रहा है। सो इट इज 0.5, 0.5, 0.75, 0.8, 0.08, 0.09, 0.09, क्लियर। सो ये आ गया हमारे पास 0.09। इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर? यस। सो करंट इन द बैटरी जी वुड बी सर। 0.15 प्लस 0.09, ओके, कितना आ रहा है? 0.24। चलो, now calculate the resistance of the resistor R, ओके फाइन। हमें ये पता है कि भाई ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 2.5, 2.6, 2.7, ओके। सो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 2.7 का, राइट, 2.7 का। सो यहाँ पे कितना ड्रॉप होगा आउट ऑफ 4.5? माइनस कर दो, हाउ मच? 1.8. 1.8, फाइन। अच्छा जी, वी नो द टोटल करंट एज 2.4, वी नो द वोल्टेज अक्रॉस इट, सो वी इक्वल्स टू आई आर लगा सकते हैं। एंड 1.8 डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास करंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा था 0.24, हाउ मच? 7.5. 7.5, परफेक्ट। ओके, आगे आ जाओ भाई। ओके, रुबायत, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? of the two lamps are made from the material with the same resistivity as their operating temperature in the circuit. The diameter of the wire of lamp P is twice the diameter of the wire of lamp Q. Determine the ratio. Okay, so we know their resistances, we also know their resistivities. Okay, so we can use resistance is equals to resistivity L over A, right? अच्छा जनाब, अब क्या हो रहा है, सेम रेजिस्टिविटी है, ओके। सो अच्छा जी, सो अभी पहले तो हम फार्मूला बना लेते हैं। सो लेंथ, ओके, सो रो बेसिकली आर A over L is equals to RA over L, right? Over L. So this is the formula. Instead of A, you can say that twice, okay, pi d square over 4, and over here pi d square over 4, right? Over 4. You can cancel 4, 4 and pi, everything out. So you'll be left with R, R of P, and the diameter of P squared divided by L of P is equals to R of Q, and then the diameter of 2D. Q squared
yes, Sir, okay, okay, 2D, yeah, no? yeah, yeah. I'm writing just अभी नहीं लिख रहा क्योंकि I'm just differentiating each and everything by P and Q. So for now I'm not writing. Okay. So okay, so this is the formula, right? Now we want the length, okay, LP over LQ, okay. So this mean is equals to RP, okay, ये वहां चले 2D जाएगा square. और अबे एक मिनट, just in the next step, in the next step. Okay, in the next step. Okay, fine. पहले ये बना दिया. Okay, this is a simplified form of the formula, right? Right. Now let's start putting the values in. So, okay. Do we have the resistances? Oh man, come on. 3 नंबर का है. Shit. बे यार हर किसी की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल बे यार. अच्छा जी. इनकी वोल्टेज और करंट का रेशियो ले लेते हैं. फाइन, वोल्टेज इनका सेम रहेगा, करंट ले लेते हैं. सही है. Okay. Fine. So now they're saying, अच्छा जी एक और स्टेप नीचे आ जाओ. एल पी ओवर एल क्यू, राइट. ओके. So what you're saying, the diameter of the wire P is twice. Okay. So it's twice the diameter of the wire of the lamp Q. Okay. So D squared and 4D squared. Okay. Right, happy? 4D squared. Okay. Now we don't have resistances. By the way, we know that resistance is equals to V over I. Okay. So voltage remains the same. So we can say that okay, resistance of P divided by resistance of Q is basically equal to I of Q divided by I of P, right? So we can just use your currents, okay? Instead, okay, so current is basically zero point 0.9 and 0.15, okay? So 0.15 is for P and 0.09, okay? So 0.09 is for Q and 0.15 is for P, okay? गाइस इज दैट क्लियर? थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है, क्या ये बात क्लियर हुई है? Can you repeat one more time? 0.15 and 0.09. Okay. Look, so you have to be like a clear understanding of the diameter, right? We mentioned a question के अंदर, but we don't have the resistance by the way, okay? The resistance of the lamp, right? So we know that resistance is equals to V over I, right? Okay. And since they are connected in parallel, okay, since they both are connected in parallel, so this means the voltage drop in P and the voltage drop in Q should be same, right? So हमने कहा कि भाई okay, so हमने V equals to IR लगाया for the P, okay. So R of P is equals to voltage remains the same and I of Q, right? Like हमने ऐसा किया, R of P, then I of P is equals to R of Q and I of Q. Okay, right? Can we say that way? Because the voltages are same, right? Yes. And you can now make R of P divided by R of Q the subject. So you'll be left with I of Q divided by I of P, right? And you can find out the value of I of Q and P from the graph, which is 0.9, 0.09 and 0.15. Okay. कितनी आती है? 2.4. 1.4? 2.4. 2.4. Okay. 2.4. Okay, fine. आगे आ जाओ last part. The filament wire of lamp Q breaks and stops conducting. State and explain qualitatively the effect on the resistance of lamp P. Okay. अच्छा, if it is break and stop conducting, which mean okay, this path is now not available for the current to flow. Yes, this path is not available anymore. Okay, then what will happen? सर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. Very good. क्योंकि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है. when it was in parallel initially, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी. अब ये जस्ट सीधा हो गया तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी. ओके, गुड. सो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सर जाएगी, फिर सो देयर विल बी लेसर करंट इन द So, सर्किट. यस. जी सो लेसर करंट मीन लेसर पोटेंशियल डिफरेंस. अच्छा, उन्होंने पूछा क्या है?
सो द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ पी, ओके जस्ट रेजिस्टेंस बतानी है, तो बस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। ओके रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो उसकी वजह से, अच्छा रेजिस्टेंस तो हमें डायरेक्टली नहीं कह सकते, हमें किसी और वेव के थ्रू कहना होगा। ओके। सर पीडी हम्म। अक्रॉस पी डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी? इंक्रीज होगा डिक्रीज ना, होगी ना? इंक्रीज होगा ना, क्योंकि इसकी सॉरी, हाँ इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ रही इंक्रीज है हो ना। रही है। हम्म। जी सर, वो कभी कभी सर वो जो आखिरी पॉइंट होता है ना पीडी के बारे में, तो सर हम्म। मुझे अक्सर लगता है इंक्रीज हो रही है लेकिन वो डिक्रीज हो रही होती है। सर इस केस में तो समझ आ गई है, लेकिन सर आपको मैंने शायद एक क्वेश्चन भेजा था, अब उसमें मुझे बता देंगे चलो कि सेट हाईलाइट कर देना, मैं बता देता हूँ, बता दूंगा। सही है। अच्छा जी चलो तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई लेकिन लेस पीडी, ये थोड़ा सा सेंसिबल इसकी वो नहीं बन रही। हम ये कह सकते हैं कि भाई इन parallel there will be lesser resistance. Sir, how will greater current flow through P if the resistance is increasing? Mm-hmm. Wait. Okay, so how will the greater current flow? Okay, I got it, I got it. How? Basically, we are comparing with the Because, previous circuit, right? yeah, in parallel, the current it's splitting. Uh, That's okay. So you can say that okay, in parallel there will be lesser resistance than P alone. Okay. As there will be greater current in P now, right? Because it's no more splitting. Okay, so there will be greater current in P now. Okay. um, अच्छा जनाब, और क्या कह सकते हैं? And we have in P now, in P and greater PD across it, across it. So larger resistance, ये मुझे इतना satisfying आंसर नहीं लग रहा। larger resistance जिसके थ्रू हमने बताना था, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेट, लास्ट क्वाड। Candidates found it difficult to explain the changes in the circuit due to the filament fire of the lamp Q. Breaking, the majority of the candidates assumed that the PD across P would not change and stated that the resistance in the current would inversely related. Only the very small number of stated that the increase in the current in P would cause the resistance of P to increase. A small number of stated that the potential difference across P would increase. Again. Okay. So fine, लेकिन हमने भी तो ये कहा है and a greater PD across it, no, और अगर PD lesser। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल अजीब अजीब सी डेफ करवा रहा है। अच्छा जी, सो अगर हमारे पास अगर तो आप इसका वो निकाल दो, सही है, अगर तो आप इसका शेयर निकाल दो, सो रेजिस्टेंस यहाँ की बढ़ जाएगी। ओके, and the resistance drop across this point will be decreased. Okay, and okay, resistance drop across this point will be decreased. Okay, and voltage drop across this whole thing will be increased. Acha, and fine, fine, ये हो गया सही है ना, तो फिर सही तो है जब वोल्टेज यहाँ पे बढ़ रहा है। सो एंड वी हैव द ग्रेटर करंट फ्लोइंग थ्रू इट कंपेयर टू द प्रीवियस पार्ट। फाइन, सही है, चलो। Sir, potential difference will only increase if the current is increasing, right?
No, bro, it depends. It depends upon the scenario. Like potential difference sometime increase due to the increase in the resistance, and current may not change in that circuit, right? And basically, we are over here. We are comparing two things, right? The first thing is we are comparing the two circuits, like the one with the Q on and the one without Q, right? And then we are also comparing P and R, right? So that is why it is quite illogical, maybe seems like quite illogical, maybe, right? So, but yes, you have to compare, like in most of the circuit, the current, the resistance, and the voltage increases proportionally. In some of the circuit, the current and the voltage increases proportionally. So, yep. So it totally depends upon the scenario. Okay. अच्छा, बाय द वे, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तुमसे कह रही है ये सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। इन्होंने आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 460 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 460 electron volt key, and you know that one electron volt contain 1.6 exponent negative 19 joules. Okay, so that will be the energy in joules and equals to half m v squared कर दोगे, and there's a beta particle which is the electron. So 460 into 1.6 exponent negative 19 into 2 divided by mass आपके पास आ जाएगा 9.11 exponent negative 31 and whole thing under root. Okay, how much? अल्लाह अकबर। कितना आता है? फिर मास में वो जो डेटा बुक में लिए वो देंगे। हाँ जी, ऊपर से देना है, ऊपर से देख के लिखोगे आप। डेटा बुकलेट नहीं मिलेगी, पेपर के पहले पेज पे होता है। ओके, कितना आ रहा है, वैल्यू बताओगे? अंडर रूट 2 इंटू 640 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव। 12.7 exponent 6. ओके, 12.7 एक्सपोनेंट 6, 12 पॉइंट, ओके 1.3 ले लेते हैं, एक्सपोनेंट 7 कर देंगे। फाइन, चलो बस ये सब नहीं है। चलो ये एक पेपर इसका कर लो प्लीज। जस्ट ट्राई February March 2018, इट्स अ डिफिकल्ट पेपर बाय द वे। March 2018 22, इट्स अ डिफिकल्ट पेपर, जस्ट ट्राई इट। ओके, चल बस, अब आज की कहानी हो गई, बहुत लंबी हो गई है। सेम इंशाल्लाह कल देखते हैं, चले। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। फिर वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो आप ग्रुप में, मैंने आपको डीएम में भेजा था।